नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। मैं हूं ओमकार चौधरी। 3-4 घटनाओं पर जरा नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है, तो हमारी आपकी समझ में आएगा कि इस समय एक्चुअल में चल क्या रहा है और तैयारियां क्या हो रही हैं। आपको बता दें, 6 और 7 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ था, जिसमें पाकिस्तान में स्थित जैश, लश्कर और हिजबुल के हेडक्वार्टर तबाह किए गए थे और कुल 9 ठिकाने एक तरीके से बर्बाद कर दिए गए थे आतंकवादियों के। ये घटना याद दिलाना इसलिए जरूरी था क्योंकि इससे पहले होम मिनिस्ट्री ने 7 मई की शाम को मॉक ड्रिल का ऐलान कर रखा था कि 7 मई को मॉक ड्रिल होगी। लेकिन उससे पहले ही 6 और 7 मई की रात में ये काम हो गया, यानी आतंकवादियों के 9 ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। आज फिर एक सूचना आई है। सूचना ये है कि कल यानी बृहस्पतिवार को 29 मई को गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में और जम्मू कश्मीर में, यानी पाकिस्तान से लगते हुए चारों राज्यों में शाम 5 बजे से मॉक ड्रिल शुरू होगा। और कहा यह जा रहा है कि चूंकि 7 मई को ये ठीक तरीके से हो नहीं पाया था, इसलिए अब इसको दोबारा किया जा रहा है। आप जानते हैं मॉक ड्रिल क्यों होता है, और भारत अकेला देश नहीं है जिसमें मॉक ड्रिल हो रहा है या होता है। जब भी इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट होती है, युद्ध के हालात होते हैं, संघर्ष के हालात होते हैं अलग अलग देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में तो कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां ये एक नियमित प्रैक्टिस है, मॉक ड्रिल होते रहते हैं। तो युद्ध के समय या दूसरे देश की तरफ से हवाई हमले के समय कैसे नागरिकों का बचाव किया जाए, इसके लिए मॉक ड्रिल की जाती है, प्रैक्टिस की जाती है। कोई ऊपर के माले में फंसा हुआ, मंजिल में फंसा हुआ, उसको कैसे निकाला जाए, ये सारी चीजें। और कहीं आप बाजार में हैं, कहीं भी है, तो आपको क्या एहतियात बरतने हैं, किस तरह के उपाय करने हैं, वो सब। तो एक सूचना तो ये है कि कल शाम को फिर से मॉक ड्रिल कराने का निर्देश दिया गया है चारों सीमावर्ती राज्यों में। अब हमारे आपके ध्यान में तो यही जाता है कि जब 7 मई को होने वाला था और 6 और 7 मई की रात में ही एक बड़ा कारनामा हमारी सेना ने, हमारी भारत सरकार ने कर दिया पाकिस्तान में, यानी उससे ठीक एक दिन पहले ही पाकिस्तान की मिलिट्री, वहां की सरकार, वहां की एजेंसियां ये सोच करके लापरवाह बनी रही कि अभी तो ये मॉक ड्रिल करेंगे कल शाम को, उसके बाद हो सकता है कभी कोई कार्रवाई करें। तो क्या इस मॉक ड्रिल के पीछे भी कोई सोची विचारी रणनीति काम कर रही है? क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो 13 साढ़े 13 साल वो गुजरात में मुख्यमंत्री रह चुके, 11 साल उनको प्रधानमंत्री बने हुए हो गए, पर अभी भी नरेंद्र मोदी क्या हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे रणनीति बनाते हैं और किस तरीके से चीजों पर अमल करते हुए अपने टारगेट अचीव करते हैं, उनको लोग अभी समझ नहीं पाए हैं, अभी समझने में भूल चूक कर जाते हैं। कल क्या होगा या आज की रात क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एक और खबर आ रही है।
और खबर ये है, मैं आपको दिखा भी देता हूं जो हेडलाइन बनी हुई है। इसमें कहा गया है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर कैंपों में लौटने लगे आतंकी। पीओके में हुए एक्टिव, बीएसएफ का अलर्ट। और इस खबर में यह बताया गया है कि बीएसएफ ने कहा कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी रेंजर्स की बिना उकसावे की गोलीबारी और बमबारी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान की 76 सीमा चौकियों और 42 अग्रिम रक्षा ठिकानों को निशाना बनाया था। उसके वीडियो भी वैसे जारी किए गए हैं। लेकिन जो आईजी हैं बीएसएफ के, शशांक आनंद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना यह है कि फिलहाल हमारे पास किसी खास दिन की जानकारी नहीं है जब आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हमें लगातार सूचना मिल रही है कि आतंकी संगठन एक्टिव हैं, वे फिर से अपने कैंपों में लौटे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं और ऐसे रास्तों से घुसपैठ की कोशिश करेंगे जहां उन्हें सुरक्षा में ढील महसूस होगी। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर खुफिया एजेंसियों से लगातार इनपुट मिल रहे हैं, इसलिए हर इलाके में सुरक्षा बलों को अलर्ट मोड पर रहना होगा। और उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पीओजे के और पाकिस्तान में मौजूद 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ड्रोन हमलों की कोशिशों को भी नाकाम किया गया। 13 मई को ऑपरेशन केलर के तहत 4 लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को मार गिराया गया और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। अब मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के समय जो कहा, जरा उसको सुनवा देता हूं, सुन लेते हैं। और ये जो दो घटनाएं हुई हैं, एक तो मॉक ड्रिल हो रही है कल, और एक के पीओके में फिर से अपने कैंपों में आतंकवादी लौट आए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, घुसपैठ की रणनीति बना रहे हैं। यानी पूंछ जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी है, उसको सीधा करने की जरूरत है। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा है गुजरात दौरे के समय, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। हिंदुस्तानी के दिल में है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है, उस कांटे को निकाल के रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि शरीर कितना भी स्वस्थ हो, अगर उसके किसी भी हिस्से में कोई कांटा चुभ जाए या घुस जाए तो पूरे शरीर में ही दर्द होता है और आदमी परेशान होकर के रह जाता है। और हमने ये फैसला कर लिया है कि इस कांटे को अब निकाल कर ही रहेंगे। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे रक्षा मंत्री हों, हमारे विदेश मंत्री हों, गृह मंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, या तीनों सेनाओं के ऑपरेशनल जो जीएम रहे हैं, जिनको हम डीजीएमओ कहते हैं, वो रहे हों, उन्होंने अलग अलग मौकों पर ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। और ये संदेश वॉशिंगटन के लिए भी है, ये बीजिंग के लिए भी है, ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लिए भी है। और हमारे घर के भीतर जो
एक बार जनरल विपिन रावत ने कहा था ना कि 2.5 मोर्चे पर हमें मुकाबला करना है, एक पाकिस्तान, एक चीन और एक आधा मोर्चा हमारे घर के भीतर भी है। तो हम लोगों का मानना है कि ये आधा मोर्चा अब पूरा हो चुका है और इसमें बांग्लादेश को भी अगर शामिल कर लें, तो फिर ये करीब-करीब 3.5 और 4 मोर्चे अब हो गए हैं। तो ये जो आधा मोर्चा है, आपने सुना होगा राजदीप सरदेसाई को एक शो में वो कितनी बेशर्मी के साथ ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें गौरव सावंत ने उनको आड़े हाथों लिया और लाइव शो में लिया। राजदीप सरदेसाई कह रहे थे कि इसको भूल जाइए, मतलब पहलगाम की घटना को भूल जाइए। जो 22 तारीख को जेनोसाइड हुआ, पहचान पता करके कि हिंदू ही हैं, उनकी पेंटें तक खोली गई, उनके आई कार्ड तक देखे गए और उनके बच्चों और बीवियों के सामने जिनकी मांग उजाड़ दी गई, जिनको मार दिया गया गोली से, राजदीप सरदेसाई बोल रहे थे कि इन चीजों को भूल जाइए और पीओके पाकिस्तान को दे दीजिए, मामला खत्म करिए। इतनी बेशर्मी के साथ यहाँ जो इकोसिस्टम बैठा है और जो पाकिस्तान के हमदर्द बैठे हैं, एक स्ट्राइक तो मोदी सरकार को इनके ऊपर भी करनी पड़ेगी। इनको भी ठिकाने लगाना पड़ेगा। इनकी जगह किसी टेलीविजन स्टूडियो में नहीं हो सकती है। इनकी जगह तो जेल है। उठा करके इन पर सीधे राजद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाए और उठा करके इनको सिंचों के पीछे डाला जाए। ऐसे जितने भी ये पाकिस्तान के हिमायती और टेरर को कम आंक करके ये कहते हैं कि फॉरगेट इट, तो ऐसे लोगों का इलाज तो होना चाहिए। तो मेरा कहना ये है कि प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है गुजरात के दौरे के समय कि हमने अब इस कांटे को निकालने का फैसला कर लिया है, मुझे लगता है कि किसी बड़े और ऑपरेशन की तैयारी चल रही है और जो मोदी से परिचित हैं, उनके कामकाज के तौर तरीकों से परिचित हैं, वो चुप रहते हैं। जब चुप रहते हैं तो ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो जब चुप रह करके वो रणनीति तैयार करते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो उसकी गूंज जो है वो केवल वहां तक नहीं रहती है जिसके खिलाफ वो कार्रवाई होती है, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी सुनी जाती है, महसूस की जाती है, झटके वहां भी लगते हैं। तो कोई बड़ा ऑपरेशन निकट भविष्य में अगर हमें आपको होते हुए दिखाई दे, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एक और घटना हुई है और ये घटना हुई है, ये तो हम जानते ही हैं कि तुर्की जाने वाले, अजरबैजान जाने वाले जितने भी पर्यटक थे, उन्होंने अपनी इच्छा से, क्योंकि अजरबैजान, चीन और तुर्की ये तीन ही पाकिस्तान को सहयोग कर रहे थे और इसके साथ खड़े थे। इतने बड़े जेनोसाइड के बाद भी, इतनी बड़ी घटना के बाद भी पूरी दुनिया में केवल 3 प्रत्यक्ष तौर पर वहां पाकिस्तान का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो तुर्की और अजरबैजान, मकाऊ जो है, वो जो डेनिश डेस्टिनेशन हुआ करते थे पर्यटकों के, उन्होंने अपनी सारी बुकिंग होटलों की भी और फ्लाइट्स की भी वो सब कैंसिल करा दी। 80% से ज्यादा लोगों ने अपनी बुकिंग कैंसिल कराई। भारत सरकार ने तो वो फैसला बाद में लिया, जो ये तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन की बेटी की जिस कंपनी में हिस्सेदारी है और जो एयरपोर्ट्स पर हैंडलिंग का काम करती है, उसकी जो सुरक्षा संबंधी मंजूरी थी उसको कैंसिल कर दिया और वो कंपनी दौड़े दौड़े फिर सुप्रीम कोर्ट भी गई, हाई कोर्ट भी गई कि साहब हमारी क्या गलती है। लेकिन भारत सरकार ने कड़ा फैसला किया कि जो हमारे साथ नहीं है, जो पाकिस्तान के टेरर के साथ हैं, उनको हम अपने यहां कारोबार नहीं करने देंगे। दूसरा फैसला,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये लिया और वो भी गुजरात की धरती से ही उन्होंने पूरे देश को आह्वान किया और ये नजला गिरा है सीधे चीन पर। पहले भी हमने चीन को सबक सिखाया, अब फिर से प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा है कि ये जो छोटी आंख वाले गणेश जी आ रहे हैं, छोटी आंख, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिनकी आंखें नहीं खुलती हैं, चीन के संबंध में उन्होंने कहा है बिना चीन का नाम लिए कि इनके उत्पादों का बहिष्कार करिए, किसी भी विदेशी चीज का इस्तेमाल बंद करिए ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें, स्वदेशी चीजों का हम चयन करें, उनका यूज करें और 2047 तक हम जो हमारा एक लक्ष्य है विकसित राष्ट्र बनने का, उसको अचीव कर सकें। कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अभी एक दर्शक ने टिप्पणी की है कि मोदी जी जब भी करते हैं, जो भी कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं, यानी एक पर्दादारी बना करके रखते हैं और जो उनको करना होता है वो कर देते हैं। अब देखिए, पश्चिमी सीमा पर 4 राज्यों में मॉक ड्रिल की बात हो रही है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी सीमा पर भी इस समय जबरदस्त तनाव है। और एक दिन पहले तो जो अलग-अलग हिस्सों से देश के ये बांग्लादेशियों को चुगा जा रहा है ना, बसों में, ट्रेनों में भर करके इनको जो बांग्लादेश की सीमा के उस पार फेंका जा रहा है कि इनको चुग लो, उठा लो इनको, उसको लेकर के वहां के एक सैन्य अधिकारी का कल बयान आया। उन्होंने कहा कि ये बड़ा अपमानजनक है कि बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना वेरिफिकेशन कराए इस तरीके से लोगों को हमारी सीमा में धकेला जा रहा है, हम इसको सहन नहीं करेंगे। इस तरह का बयान, इस तरह की हिमाकत। और जो बांग्लादेशी हम पर भार बने हुए हैं, देश के अलग-अलग हिस्सों में जो अवैध बस्तियां बना करके रह रहे हैं और जिनको पश्चिम बंगाल के कई जिलों से फर्जी आधार कार्ड मिल गए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिल गए, राशन कार्ड इन्होंने बनवा लिए और जो हमारी अर्थव्यवस्था पर एक बोझ बन गए और जो हमारी अपनी आबादी नागरिक हैं, उनके हकों पर ये लोग डाका डाल रहे हैं और कई बार कानून व्यवस्था में ये बहुत बड़ी दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। तो उन लोगों को क्यों नहीं बांग्लादेश में फेंका जाए? और इनके जो ये प्रमुख सलाहकार बने हुए हैं
मोहम्मद यूनुस, वो जिस तरीके से चीन यात्रा के दौरान सेवन सिस्टर्स और चिकन नेक का उल्लेख करके चीन को उकसा करके आए हैं और उनको एक एयरफील्ड बनाने की जगह दे रहे हैं, इनफैक्ट वो काम भी शुरू कर रहा है, तो सवाल ये है कि इलाज तो बांग्लादेश के नाम के कांटे का भी होना है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मॉक ड्रिल हो रही है पाकिस्तान से लगते हुए 4 राज्यों में और कोई बड़ा ऑपरेशन हमें देखने को मिले पूर्वी सीमा पर। इसलिए मोदी जी को समझना ज़रा मुश्किल है, पर नज़र बनाए रखनी होगी कि अगला कांटा कौन है जिसको वो निकालने की तैयारी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।